अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, कल वाले लेक्चर में से कोई आपका क्वेश्चन है एक तो वो भी आप बता दें, पूछ लें। और मुझे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, आपको आवाज़ सही आ रही है, तो वो भी ज़रा प्लीज़ बता दें। एनीवन जी, हाफिज़ मोहम्मद उमर वलीद। जी सर, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है सर। ठीक है जी। तो सर मैंने ना कल वाले लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। जी सर, जो सेकंड चैप्टर के सर एमसीक्यूज थे ना, उसमें मैंने सर 4 क्वेश्चंस आपसे पूछने थे। जी भाई, पूछें। सर स्टेटमेंट लिखी हुई है ट्रू एंड फॉल्स में, क्लोजिंग इन्वेंटरी डज नॉट अपीयर इन प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बट अपीयर्स इन द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये इस आंसर को हम प्रॉपरली आंसर इस क्वेश्चन को हम प्रॉपरली आंसर कर सकेंगे इन्वेंट्री का चैप्टर करने के बाद। अभी ठीक आप है ये सर। समझ लें कि जो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होता है उसके अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं आती। ठीक है, तो अब ठीक है इसमें सर। क्या लिखा हुआ है? सर ये ट्रू ही है कि पोस्ट हाँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ जी। तो सर ये एक दफा काइंडली सर आप ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री सर एक्सप्लेन कर दें तो ये जरा भाई कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्टॉक होता है जब साल शुरू होता है तो उस वक्त जो हमारे पास स्टॉक होता है उसे ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। और जब साल ख़त्म होता है तो उस वक्त जो हमारे पास स्टॉक होता है उसे क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है। ठीक है अब सर। अब इनके सर इनका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। वो इम्पैक्ट जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर इन्वेंट्री वाला पढ़ेंगे, तो उसके बाद ये बात वाजे होगी। अभी समझाऊंगा तो वो एक अंधेरे में तीर चलाने के बराबर बात होगी। वो ना मैं सही तरह से आपको गाइड कर सकूंगा। अभी आप सिर्फ इसको समझ लें कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती हैं और इस स्टेटमेंट जो है इसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है इसी ट्रू एंड फॉल्स का। जी। व्हेन द अलाउंस ऑफ बैड डेब्ट्स इज बेस्ड ऑन अलाउंस एज एनालिसिस। जी, अलाउंस व्हेन द बैड डेब्ट्स जी, जी जी बोलें। allowance of bad debts is based on age analysis. The opening balance of allowance for doubtful debts is not taken into consideration. देखें, ये स्टेटमेंट मेरा ख्याल फॉल्स उसने लिखा हुआ होगा इसका आंसर। जी सर। हाँ जी। जो ये भी जब मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इस चैप्टर में शामिल नहीं होने चाहिए थे, ये मुतलका चैप्टर में शामिल होने चाहिए थे। जैसे वो इन्वेंट्री वाला इससे पहले आपने पूछा, वो इन्वेंट्री जी वाले सर। शॉर्ट क्वेश्चन में आना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो आपने पूछा है ये बैड डेट्स वाला एक चैप्टर है, ये उसके अंदर आना चाहिए, फिर हम उसको आंसर कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है यहाँ इसको अभी फ़िलहाल आप समझ जाएं कि जी ये मतलब मैंने जो आंसर कर दिया वो नोट कर लें। लेकिन इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है जब हम बैड डेट्स का चैप्टर करेंगे वहाँ पर जाके क्लियर। और जी, सर आगे फिल इन द ब्लैंक है। A bank overdraft is indicated by a dash balance in the bank statement. सर इसका आंसर है डेबिट। सर ये एक्सप्लेन कर दे स्टेटमेंट जरा। ये भी जिस वक्त हम बैंक रिकॉन्सिलेशन का चैप्टर पढ़ेंगे ये क्वेश्चन भी उस चैप्टर में आना चाहिए। ये भी उस चैप्टर का क्वेश्चन है। आप बेशक यहाँ पर लिख दें कि ये बैंक रिकॉन्सिलेशन का चैप्टर है, ये बैड डेट्स का चैप्टर है, ये इन्वेंट्री का चैप्टर है। आपके कन्फ्यूजन्स बिल्कुल सही हैं। इससे मुझे ये पता चलता है कि आपने इसको प्रॉपरली थॉरोली पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपने वही सर क्वेश्चन हाईलाइट किए जो कि हमारी डिस्कशन में नहीं है, जो कि अभी तक हमें इनके बारे में पता नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा जी सर। बता देता हूँ। बैंक में हमारा ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ थोड़ा सा। बैंक में जब हमारे पैसे होते हैं, हमारा बैलेंस होता है ना, तो वो हमारा डेबिट बैलेंस होता है। क्योंकि हमारे हमने बैंक से पैसे वापस लेने होते हैं ना, निकलवाने होते हैं। और बैंक की ये लायबिलिटी होती है, इसलिए कि बैंक ने मेरे पैसे देने होते हैं। तो किसी की लायबिलिटी उसका क्रेडिट बैलेंस होती है और किसी का एसेट उसका डेबिट बैलेंस होता है। मसलन बैंक मेरा डेबिट बैलेंस है और जो पैसे मैंने देने हैं वो मेरी लायबिलिटी है, वो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो ठीक है अब सर। जब बैंक की किताबों में हम बैंक अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकलवा लेते हैं तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो बैंक ने हमसे लेना होता है, हमने देना होता है। वो बैंक का डेबिट होता है, हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है ज़रा स्टेटमेंट पढ़ें। A bank overdraft is indicated by a debit balance in the bank statement. यस, बिल्कुल सही है।
क्योंकि डेबिट होता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है मैंने बैंक से ज्यादा पैसे ले लिए अपने बैलेंस से, तो वो बैंक ने मेरे से रिसीव करने हैं, लिहाजा वो डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, ठीक है सर, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। Using lower of cost and net realizable value for the purpose of inventory valuation is the implementation of prudence. सर इसमें ना lower of cost को सर जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये यार कौन सा कंसेप्ट ये है? भी इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ने, ये भी इन्वेंट्री वाले चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है, वहां पर जाके ये प्रॉपरली इन्हें ग्रुप करना चाहिए। एक्चुअली दो चीज़ें, एक होती है कॉस्ट, जितने की मैंने ये चीज़ खरीदी उसकी कॉस्ट है, और एक होती है NRV, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि अगर मैं इसे आज बेचता हूं तो ये कितने की बिकेगी। एक होगी कॉस्ट और एक होगी नेट रिलाइजेबल वैल्यू। इन दोनों में से जो लोअर होती है उसके ऊपर हम अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट करते हैं। मतलब अगर ये मैं कहता हूँ मार्केट में 80 रुपए की बिकेगी, लेकिन मेरी कॉस्ट 100 रुपए, ऐसे हो सकता है चीज पुरानी होगी, कुछ हो गया, तो फिर मुझे अपनी बुक्स में इसे 80 रुपए का कर लेना चाहिए। बात समझे? अब ये जी वाला सर। काम मैं किस वजह से करता हूँ? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, कि जी एक फ्यूचर लॉस है कि यार ये जब बिकेगी 80 रुपए की बिकेगी, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने अपने स्टॉक को, मैं 100 वाली चीज को मैंने 80 रुपए का कर लेना है। इसका मतलब है मैंने अपना लॉस बुक कर लिया। प्रैक्टिकली अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी वो जब हम इन्वेंट्रीज का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर एक्सप्लेन होगा, लेकिन ये वाली बात आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर हुआ जी? थैंक यू सर। जी सर। ओके, और जी इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो? जी कासिम सर्वर, कल वाले लेक्चर में कोई क्वेश्चन है जी? सर वो वही है सर, प्रूफ ऑल्सो नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। नॉट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। के सेलिंग प्राइस ये होगी कि यार ये 80 रुपए का बिकेगा सर, कॉस्ट है जितने का मैंने खरीदा। नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। सर वो कॉस्ट तो प्रॉफिट नहीं होगा? नहीं भाई, प्रॉफिट नहीं होगा, मेरी बात जरा समझे, मुझे इधर ही लिख देता हूँ, ये देखें जरा, कि ये चीज मैंने खरीदी है 100 रुपए की, ये चीज मैंने खरीदी है 100 रुपए की, इसकी सेल प्राइस है जिसे हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, वो फर्ज कर लें वो हो जाएगी, सपोज कर लें 120 रुपए। लेकिन इसको 120 रुपए का बेचने के लिए मुझे कुछ सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी, मुझे किसी को कोई कमीशन देना पड़ेगा, कोई इसके ऊपर कोई ऐसी कॉस्ट जिसके बगैर ये बिक नहीं सकती, फर्ज करें वो 10 रुपए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 110 है ये क्या है? ये नेट रिलाइजेबल वैल्यू है, NRV भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल जिसे कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और चीज है, प्रॉफिट होगा कि मैंने खरीदी कितने की और मेरी इसकी NRV कितनी, उन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, समझ लगी आपको? ठीक है। अच्छा सर, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में अनसर्टेनिटी की बात हुई है जी सर, वो अनसर्टेनिटी हमें, वो आपने जो बात अभी की थी कि 100 रुपए की चीज हम 80 रुपए के में लॉस 20 रुपए का बुक कर लें, जी सर भाई, इस चीज की अनसर्टेनिटी है कि किस चीज की? इस चीज की अनसर्टेनिटी है कि वो चीज हमारी प्रॉफिट पे बिक जाएगी। ठीक है, कुछ अनसर्टन फैक्टर हैं, मार्केट की पोजीशन है, लोगों की बाइंग पावर है, उस प्रोडक्ट का डिजाइन है, ये चीजें अनसर्टन हैं जिनकी वजह से बाज औक़ात चीज की जो NRV है वो कॉस्ट से नीचे आ जाती है। ठीक है, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत हम उसे फिर बुक करते हैं। इसका मतलब अनसर्टनिटी हो तो फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत हम चीज की वैल्यू को कम कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, ठीक सर। इसके अलावा मैंने पूछना था कि आपने बात की कि 80 रुपए की हम बुक कर ले, सर एंट्री ही 80 रुपए की कर दें हम, नहीं बेटा, वो 20 ये रुपए का शो ये ही नहीं करना? ये ये बेटा मैं सिखाऊंगा जब मैं इन्वेंट्री वाले चैप्टर में जाऊंगा, ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप ये समझ लें कि मैंने जो चीज 100 रुपए की खरीदी हुई थी वो तो मैंने एंट्री पहले की हुई जब खरीदी थी। आज मुझे पता चला कि यार वो 80 की रह गई है, तो मैं अपनी बुक्स में उसे 80 का करूंगा। कैसे करूंगा ये अभी हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये अभी हमारा टॉपिक ठीक है। नहीं है। ये इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हर चीज है बिल्कुल रोजे रोशन की तरह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सर ये फिल इन द ब्लैंक्स, अच्छा फिर वो बाकी भी अगले चैप्टर से हैं, जिस तरह
परचेज लेजर वाला जी और बिल्कुल बिल्कुल इन्वेंटरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला जो चैप्टर है एक्चुअली थोड़े से मेरे से मिस्टेक हुई है। मुझे ये चाहिए था कि मैं आपको एक आध चैप्टर और पढ़ा के फिर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन देता, या कम से कम मैं इसमें से क्रॉस करवा देता कि यार ये अभी आप ना करें, ये ना करें, ये ना करें। तो हैं ये 8-10 ही हैं, ठीक है। वो जब अगले चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर इन ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, कोई मसला नहीं रहेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से क्या मुराद है? ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये लॉन्ग दोबारा एक दो। ये मैंने बताया हुआ है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती है जो अगले 12 महीनों में पे नहीं होनी, उसके बाद पे होनी है। मैंने आपको याद है बताया था, अगर मैंने लोन लिया है वो अगले 12 महीनों में पे करना है तो वो करंट लायबिलिटी है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी है। और अगर मैंने उसे 12 महीनों के बाद पे करना है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, या हम उसे नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। सर थ्रेशोल्ड क्वालिटी क्या होती है? थ्रेशोल्ड क्वालिटी होती है बेसिक, किसी चीज की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे थ्रेशोल्ड कहते हैं, बेसिक। अच्छा सर, इधर एक एमसीक्यू था एसेट से रिलेटेड। जी भाई। सर उसमें उन्होंने लिखा हुआ था अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। यस, सर एक एमसीक्यू का ऑप्शन है अ रिसोर्स ओन्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। एक ही बात सर है। ओन्ड, सर इसमें मैंने ओन्ड किया था सर ऑप्शन चूज, लेकिन इसका नहीं, कंट्रोल्ड दिया बेसिकली हुआ जो है। हमारी डेफिनेशन है वो ओन्ड का मतलब, हाँ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जी सर। जिसका मतलब ये था कि शायद मैं ओनर नहीं होता लेकिन वो फिर भी चीज एसेट की तरह मैं यूज करता हूँ, ठीक है। जी सर। मैं ओनर नहीं, गाड़ी का लीज जो मैंने गाड़ी करवाई हुई है अगर करवाई है तो वो मैं उसका ओनर नहीं हूँ, बात समझ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल करता लेकिन हूँ। कंट्रोल मेरा है। तो एसेट की जो रियल डेफिनेशन है वो कंट्रोल के साथ जुड़ी हुई है, ओनरशिप के साथ नहीं जुड़ी, ठीक है। जनरल मीनिंग एक जैसे ही है, लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से एक एसेट ऐसा रिसोर्स होगा जो कि कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी होगा, ठीक है। अच्छा सर, इनहैंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते जरा। इनहेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कोई ऐसी क्वालिटी जो कि उस चीज को बढ़ा देती है, किसी भी एलिमेंट। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर इसमें ऑप्शन एक एमसीक्यू था कि, सर एक मिनट नीचे कर लो जी। सर, मनी मेजरमेंट हम्म। और जी डुअल एस्पेक्ट, ये जी दो जी। चीजें, ये दो डुअल टर्म्स मैंने एस्पेक्ट का पूछनी थी। मतलब ये है कि हर एंट्री का डेबिट और क्रेडिट दो इम्पैक्ट होते हैं, इसे हम डुअल एस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ पे ₹500 तो इसमें डुअल एस्पेक्ट नहीं है जब तक ये ना पता हो कि किस लिए पे किए हैं। मैं अकाउंटिंग एंट्री उसे ही कहूंगा जिसमें डुअल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो, अंडरस्टैंड। ठीक होगा। और मनी मेजरमेंट में सर क्या? मनी मेजरमेंट का मतलब ये है कि हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि जी 2 कुर्सियां डेबिट कर दो, एक टेबल डेबिट कर दो। मुझे उनकी वैल्यू डेबिट क्रेडिट करनी है। अकाउंटिंग मॉनेटरी टर्म में होती है, ना कि क्वांटिटेटिव टर्म में होती है। दिस इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, तसल्ली। तसल्ली होगा। चलें जी, और जी। जी हाफिज। सर फिक्स्ड एसेट सर एक्सप्लेन करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कौन या से होते हैं? नॉन करंट एसेट को कहते हैं, ठीक लैंड है सर। बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। नॉन करंट नॉन एसेट को करंट फिक्स, एसेट्स। हाँ उन्हें फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। ठीक है सर। और जी, बस है ना, दोनों ने बंदे ने पढ़े है कल, वो मोहम्मद अली भी आया जी। जी भाई। सर एक फिलिंग द ब्लैंक है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू डैश प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये जो हम अभी टॉपिक कर रहे हैं, ये जो हमने शुरू किया चैप्टर नंबर 3 के अंदर, उसमें क्या किया कि एसेट इज इक्वल टू हाँ इक्विटी प्लस लायबिलिटी। हाँ, तो उसी से रिलेटेड है ना ये, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ठीक है। अब बोलें क्या लिखा हुआ है इसमें। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू डैश प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, एसेट जो है ना ये दो तरह के हैं, एक करंट एसेट प्लस लॉन्ग टर्म एसेट। इसी तरह इक्विटी प्लस लायबिलिटी भी दो तरह की हैं, करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। समझ लगी है बात की। ये लायबिलिटीज जो हैं जनरली लायबिलिटीज हैं, लेकिन ये आगे दो तरह की हैं, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी।
एसेट जनरली एसेट है, लेकिन वो दो तरह के हैं, करंट एसेट प्लस लॉन्ग टर्म एसेट। अब वो कहता है इक्विटी इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है इक्विटी? सर प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। एक मिनट, ये देखें, ये इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू, आगे क्या लिखा है? इज इक्वल टू डैश प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। हाँ, इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक हो गया? तो वो डैश ठीक की है। जगह क्या आना है? लॉन्ग टर्म एसेट। समझ आ गई है ना? ठीक है सर। हाँ, ये इक्वेशन को मजीद स्प्रेड कर लें, यानी लायबिलिटी को दो हिस्सों में तकसीम कर लें, करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और एसेट को भी दो हिस्सों में तकसीम कर लें, करंट एसेट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसने क्या किया? उसने कहा जी इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये और ये दोनों बराबर होते हैं किस चीज के? करंट एसेट प्लस लॉन्ग टर्म एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है? और जी कुरुतुलैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये डुअल एस्पेक्ट का थोड़ा सा बता दें। बच्चे कल भी बताया था, आज भी बताया है कि डुअल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करती है। हमने जब अकाउंटिंग एंट्रीज की हैं तो हमने हर एंट्री का डुअल एस्पेक्ट था, तो वो अकाउंटिंग एंट्री थी, यानी एक हेड डेबिट हो रहा था, एक हेड क्रेडिट हो रहा था, या यूं कह लें कि गिव एंड टेक का होना जो है ये डुअल एस्पेक्ट कहलाता है। ठीक है जी? कुरुतैन समझ लग गई? किधर गए थे? यस सर। ओके, आपकी आवाज बहुत स्लो आती है जी। और कौन है जी? हसन गुल जी। गुल साहब, ये मटेरियलिटी बाय नेचर समझा दें, बाय मैग्नीट्यूड समझ आ गई थी। बाय नेचर का मतलब ये होता है कि सम टाइम किसी चीज का लीगल रिक्वायरमेंट होता है कि भाई ये अगर है तो आपने बताना है। अब वो उसका अमाउंट जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो सम टाइम लीगल बेसिस के ऊपर छोटी सी चीज भी मटेरियल हो सकती है। ठीक है, उसके लिए मैग्नीट्यूड होना जरूरी नहीं है, तो उसको यस हम सर। मटेरियलिटी बाय क्वालिटी कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। और जी, और देखो भाई, हमजा जी, हमजा भाग गया। और कौन है? आगे चलें जी। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं, अभी इनको इधर ही रहने दो, कि कल जो मैंने क्वेश्चन करवाई थी और आगे मैंने 4 क्वेश्चन आपको मजीद एंटर करने के लिए कहा था, वो सब लोगों ने एंटर कर ली हैं। उन 4 क्वेश्चन को एंटर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ है तो मेरे से भी पूछें। जी जी, मोहम्मद उसामा। सर ये एक में हुआ है सर, ये जो थर्ड है इसमें हुआ है। थर्ड में क्या था? सर ये लिखा है बॉस रिसीव्स 8,000 ऑफ मनी ओवर टू हिम बाय कस्टमर। सर इसमें सर उसने अगले मतलब के पेज में दिया हुआ देखो सर मेरी ये बात और सुनो, ऐसे ऐसे देखते हैं, पिछली जो भी इक्वेशन थी उससे ऑनवर्ड क्या हुआ, उससे ऑनवर्ड ये हुआ। अच्छा, ऐसा करता हूं, मैं ये चारों ट्रांजैक्शन जो है ना पिछली इक्वेशन में ऐड करता हूं, ताकि आप सब लोगों को ठीक। पता चल जाए कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है? मेरा कल वाला लेक्चर मैंने कहा था कि वो शीट सेव होनी चाहिए, वो देखो जरा है इधर, कल वाले लेक्चर की जो शीट थी इससे पिछले, हम एक इक्वेशन बना रहे थे ना, तो हमने एक शीट सेव की थी, मैंने कहा था डेट देखो ना, हैं? अच्छा चलो, मुझे एक प्लेन शीट दो पहले। अच्छा जी, मुझे कल वाली जो आखिरी इक्वेशन थी, वो पता नहीं 9th इक्वेशन थी या 7th थी, वो मुझे जरा कोई लिखवा दे। लिखवाएं जी जरा, कौन बोलेगा? आप में से बोल दे कोई। जी उसामा, आप ही बोलो। तो कल वाली आखिरी क्वेश्चन थी इन 4 से पहले, वो क्वेश्चन क्या बनी थी? इसमें कैश था सर ट्रांजैक्शन 7 नहीं बेटा, सर वो था कैश। मुझे सिर्फ ना उसका वो आप बता दो क्या कहते हैं,
इक्वेशन क्या थी? उसमें कैश था, जी उसमें इन्वेंट्री स्टॉल था, उसमें जी वैन सर थी, इन्वेंट्री उसमें इन्वेंट्री थी, उसमें और रिसीवेबल रिसीवेबल था, ऐसे ही था ना? जी सर और ये इक्वल था किस चीज के? ये इक्विटी के इक्वल था, ठीक है? लायबिलिटी और इसमें लोन था, लोन पेएबल था, और इसमें सप्लायर का पेएबल था, ऐसे ही था ना जी? सर हेलो, वो तो सर वो लायबिलिटी में नहीं था लायबिलिटी है ना यार, ये पेएबल और सप्लायर पेएबल ये लायबिलिटी ही हैं, और क्या है, ठीक है? सर ये तो मतलब कि ऑनर की लायबिलिटी नहीं है नहीं, ओनर की लायबिलिटी तो इक्विटी है। जी ये सर दो हाँ लहदा सर लहदा लायबिलिटी उन्होंने आगे किया हुआ था, जी मैंने जी कल इस तरह किया था, ठीक है? अब मुझे बताएं कि जी कल जो आखिरी हमने क्वेश्चन की थी उसमें कैश इन हैंड कितना था? स्टॉल था मेरा ख्याल 5,000 का, ठीक है ना? जी सर वैन थी शायद 40,000 की। जी कैश कितना रह गया था आखिरी एंट्री के अंदर? सर 27,000 ये जो पीछे तक क्वेश्चन थे मैं उसकी बात कर रहा था, जो कितनी ट्रांजैक्शन थी वो? सर 27,000 कैश था 27,000 कैश था जी। और और इन्वेंट्री कितनी थी? 4,000 सर 4,000 4 या 5? 4,000, सर 4 जी ओके। और रिसीवल कितना था जो मैंने पैसे लोगों से लेने थे? 9,000 9,000, ओके। और इधर इक्विटी कितनी थी भला? कितने पैसे उसने डाले थे बिजनेस में? सर 30,000। 37 जी सर वो 37,000 प्रॉफिट अच्छा, 37,000 हो गया था ना जी जी प्रॉफिट मिला के, ओके। और लोन पेबल कितना था? 40,000 था जो वैन के जी लिए सर लिया था। और सप्लायर को मैंने कितने पैसे देने थे? 8,000 8,000। ये जरा चेक करें तो भला ये टैली हो रही है इक्वेशन दोनों साइड इसकी, ताकि हमें कंफर्म हो जाए। ओके, चेक कर लें जी, हैं दोनों साइड से। ये 85,000 इधर आ गया था, इधर आ गया था 85, ठीक है? जी सर ये हो रही है ठीक है। अब हो जरा रही है जाओ सर पीछे, पीछे जाओ, इससे पीछे जाओ। ये ट्रांजैक्शन नंबर 7 के बाद वाली इक्वेशन थी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये 85,000 और ये भी इधर ये लोन पेएबल, ये पेएबल और ये इक्विटी पूरा हो गया 85। अब इसके बाद थी 4 एंट्रीज और वो हमने ऐड करनी है। आगे चलो, एंट्री क्या है? अब्बास रीपेज 10,000 ऑफ द लोन। ये भी मैंने कल करवा दी थी, लेकिन चलो मैं अभी कर देता हूँ, निकालें जी आप। अब ये एंट्री नंबर क्या है? 8 है, ठीक है? ट्रांजैक्शन नंबर 8। मैंने 10,000 का लोन रीपे कर दिया। कहाँ कहाँ चेंज आएगी? मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, ये देखिएगा। जब मैं 10,000 का लोन पे करूंगा तो मेरा कैश चेंज हो जाएगा। कैश चेंज होके ये कितना हो जाएगा? 17,000, ऐसे ही है ना भाई? ठीक है। और इधर ये जो मेरा लोन है ये 40,000 की बजाय ये कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा जी हमारा लाइक 30,000, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये हमारी एंट्री नंबर ये होगी जी एंट्री, ये टोटल चेंज हो जाएगा, ये टोटल चेंज हो जाएगा। अब ये एंट्री नंबर कौन सी होगी? 8। और ये टोटल कितना आ गया? 75,000। और ये भी कितना आ गया? 75,000। लो जी, क्लियर होगी जी बात? हेलो, ये ट्रांजैक्शन, पीछे जाओ, पीछे जाओ। उसामा आप सुन रहे हैं? वो बच्चों के साथ खेलने लग गया मेरा हाथ। उसामा नहीं, आप पीछे जाओ। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी बच्चे तो सुन रहे हैं ना। ये मैंने ट्रांजैक्शन नंबर 8 कर दी। अब मैं ट्रांजैक्शन नंबर 9 करने लगा हूँ। अब्बास पेज हिज स्ट्रेट सप्लायर 6,000। आओ फिर उधर ही। अब ये देखें कहाँ चेंज आएगी? हमारी चेंज आएगी यहाँ 6,000 पे किया है, ठीक है? और किसको? सप्लायर को पे किया है। अब क्या हो जाएगा? सप्लायर रह जाएगा 2,000 और यहाँ कैश कितना था? पहले 17,000 था।
17 में से 6 निकला तो ये कितना रह गया 11,000। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर जो मेरी टोटल आ गया वो कितना आ गया, ये हम टोटल कर देते हैं यहाँ पर 69,000। ओके, ये आ गया जी 69,000, ये ट्रांजैक्शन नंबर 69,000। ठीक है, और यार ये रिसीवेबल कितना था, ये रेज हो गया, ये 9,000 था, हाँ मैं 9,000। देखो चेक करो, 40 50 9,000। ठीक है, ये आगे जी कौन सी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर लाइक ये कौन सी है, ये हो गई ट्रांजैक्शन नंबर लाइक 9, वो ये होगी, उसकी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब फिर पीछे चलें, ये भी क्लियर होगी। उसके बाद आ गया जी ये वाले, अब्बास रिसीव्स 8,000 ऑफ द मनी ओ टू हिम बाय कस्टमर। ओ टू हिम मीन जिसने उसके पैसे देने थे, तो वो 8,000 उसने रिसीव किया। अब देखें, जब हम 8,000 रिसीव करेंगे तो हमारे पास कैश हमारा बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कैश मेरा हो जाएगा लाइक 19,000 हो जाएगा। पहले 11,000 था ना, और 8,000, तो क्या हुआ, ये देखिएगा हमारे पास ये कितना रह जाएगा, ये फिर रह जाएगा हमारा कितना 1,000। ठीक है, टोटल हमारा इतना ही रहा, क्योंकि इस साइड से एक चीज कम होगी एक बढ़ गई, और ये भी टोटल इतना ही रहा। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये बेसिकली आपकी ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी वाली है, दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 10। ठीक है, ये बनेगी उसकी इक्वेशन। आगे चलेंगे, ये देखें, अब्बास परचेजेस another 2,500 ऑफ टी शर्ट्स ऑन क्रेडिट। उसने 2,500 की शर्टें और उधार खरीदी। चलें जी, उधार खरीदी हैं, तो अब ये देखिएगा, ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर बनेगी। पहली बात तो 11 कहाँ कहाँ चेंज आएगी, इन्वेंट्री चेंज हो जाएगी। तो कितने की और खरीदी है, 2,500 की। ठीक है, तो ये मेरी इन्वेंट्री कितनी होगी, ये हो जाएगी 6500। ठीक है, और ये टोटल चेंज हो जाएगा, और उधार खरीदा है, ये सप्लायर का, ये क्या हुआ, ये सप्लायर का जो पेएबल है वो हमारा चेंज हो गया। ठीक है, वो कितना हो गया जी, ये भी टोटल चेंज हो जाएगा। अब हम इसको अमेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, हाँ जी, ये आ गया जी, ये पहले पेएबल कितना था यहाँ, ये टोटल करो ना जरा, कितना बनता है अभी बता देता। ये वाला 71,500। ठीक है, और इधर भी 71,500 में से वो माइनस कर दो दोनों, 4,500। पहले वो 2,000 रह गया था, और अब वो कितना हो गया, 2,500 और हो गया, तो ये 45, ये भी 71,500। इक्वेशन जो है वो फिर टैली, एक साइड पर ये सारा कुछ है इक्वेशन के, और दूसरी साइड पर ये सारा कुछ है। ठीक है, ये टोटल आपको बताने के लिए किया जाता है कि जी इक्वेशन जो है वो हमारी टैली है। आगे चलें, ये हमारी ये 4 ट्रांजैक्शन जो हैं ये भी इसके अंदर ऐड हो गई, 7 वो और 4 ये, कितनी ट्रांजैक्शन होगी, 11। आगे चलेंगे जरा, अब हमने बात करनी है इस शीट के ऊपर। ठीक है, ये ड्राइंग क्या होती हैं, ड्राइंग बेसिकली आपको बताया था कि वो कैश या वो चीज़ें होती हैं जो बिजनेसमैन ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से लेता है। यानी बिजनेसमैन को जब चीज़ें या कैश उधार देता है तो वो ड्राइंग कहलाती है। अब ड्राइंग का फैक्ट इस इक्वेशन में कहाँ जाना चाहिए, अगर बिजनेसमैन ने कैश लिया है तो एक तो मेरा कैश कम हो जाएगा बिजनेस का, और दूसरा क्या कम होगा, बिजनेस की इक्विटी कम हो जाएगी। आप यूं समझ लें कि जो पैसे हमने बिजनेसमैन को देने थे वो कम हो गए। क्यों कम हो गए, क्योंकि उसमें से वो कुछ ले गया। अगर मैंने उसका पहले 65,000 देना था, अब क्या हुआ, वो पिछली शीट निकालो जरा जिस पे मैंने आखिरी स्टेटमेंट बनाई है, ये वाली। फर्ज करें हम कहते हैं कि जी ही विड्रॉ रुपीज
2000 फॉर पर्सनल यूज, 2000 उसने जाती इस्तेमाल के लिए लिया। तो इसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कैश जो है ये कितना हो जाएगा, ये 17,000 हो जाएगा। और ये जो पैसे मैंने बिजनेसमैन को देने थे 37,000, उसमें से वो 2000 ले गया ना भाई, तो वो क्या होगा, इधर भी 2000 कम हो जाएगा। अब मैंने जो उसके पैसे इक्विटी की शक्ल में देने हैं वो कितने हो गए, 35,000। मेरी इक्वेशन फिर टैली है, ये 69,500 और ये भी कितना हो जाएगा, 69,500। तो ड्राइंग करने की वजह से क्या होता है, अगर कैश ड्राइंग हो तो कैश कम होगा और इधर क्या होगा, इक्विटी कम होगी। और अगर गुड्स की ड्राइंग हो, वो चीजें ले गया, तो फिर कैश ने उतना ही रहना था, फिर इन्वेंट्री ने कम हो जाना था और इधर बहरहाल इक्विटी ने ही कम होना था। मतलब अगर वो कैश लेके जाए तो कैश कम कर दें और उस साइड पर इक्विटी कम कर दें। और अगर वो प्रोडक्ट लेके जाए, अपने घर पंखा ले गया जो हम बेचते हैं, तो वो उसकी वैल्यू यहाँ से माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री कम हो जाएगी और इधर इक्विटी जो है वो कम हो जाएगी। चलें दोबारा उसी शीट पे, इक्विटी वाली पे। अच्छा जी, अब हम इसको जरा रेज कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास उसने क्या कहा हुआ है जी, ये देखें, द ओनर ऑफ ए बिजनेस कैन ड्रॉ आउट प्रॉफिट दैट द बिजनेस मेक्स if they wish to do so. They can draw all their profits. In practice, however, owner usually draws some profits and leave the rest in business to finance the growth of the business. वो सारा प्रॉफिट नहीं निकालते, कुछ प्रॉफिट वो बिजनेस में रख लेते हैं और बाकी जो है वो क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं और कुछ बिजनेस में रहने देते हैं ताकि ग्रोथ हो सके, मजीद बिजनेस बढ़ाया जा सके। प्रॉफिट दैट आर केप्ट इन बिजनेस आर कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग की डेफिनेशन है, मैंने भी बताया था कि वो प्रॉफिट जो बिजनेस में ही रहेगा वो रिटेन्ड अर्निंग कहलाएगा। प्रॉफिट्स दैट आर ड्रॉन आउट ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड ड्राइंग्स। इन द केस ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, प्रॉफिट्स पेड आउट टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनीज आर कॉल्ड डिविडेंड। अगर वो प्रॉफिट शेयर होल्डर लेते हैं कंपनी के केस के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो उसे डिविडेंड कहते हैं। और अगर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स आर, ये देखिएगा, ड्राइंग्स आर यूजुअली इन कैश, ठीक है। However, an owner might take out some inventory from the business for his personal use or even a larger asset such as motor vehicle. Taking inventory or other asset is a form of drawing as well as cash. कहता है अगर आप कोई चीज लेते हैं या कोई एसेट लेते हैं बिजनेस से, नॉन करंट एसेट भी लेते हैं या अपनी इन्वेंट्री भी लेते हैं या कैश भी लेते हैं, तो ये सारी की सारी ड्राइंग ही की टाइप्स हैं। और इसका इम्पैक्ट इक्वेशन पे क्या पड़ेगा, मैंने बताया, कैश लेगा तो कैश कम और इक्विटी कम हो जाएगी, वो कोई इन्वेंट्री लेगा तो इन्वेंट्री कम और कैश कम हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखें, कहता है सपोज दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ अब्बास इज, ये कहता है इक्वेशन बनी हुई है, ये जो मैंने जिसको अमेंड किया, अब इसके अंदर वो कहता है अब्बास डिसाइडेड टू टेक 4,000 इन कैश आउट ऑफ हिज बिजनेस एंड ही आल्सो टेक्स इन्वेंट्री विद द वैल्यू ऑफ ₹2,000। तो अब इसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम अभी इसका इम्पैक्ट दे देते हैं। ये देखिएगा, जब वो 4,000 कैश में लेगा तो कैश मेरा कितना रह जाएगा, 15,000। बाकी इक्वेशन बाकी चीज़ें चेंज नहीं होगी। और 2,000 उसने इन्वेंट्री ली है, मेरी इन्वेंट्री कितने की, 6500, ये कितने की रह जाएगी, 4,500 की। अब ये दोनों चीज़ें जो उसने ली हैं ये किसे कम करेंगी, ये उसकी इक्विटी को कम कर देंगी। यानी कितने पैसे उसने लिए, 4,000 ये लिया और 2,000 ये लिया, टोटल उसने 6,000 लिया। तो मेरी यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ड्राइंग्स जो हैं ये 6,000 से माइनस हो गई, ठीक है। तो मेरी इक्विटी कितनी रहेगी, मेरी इक्विटी यहाँ रह जाएगी 31,000, ठीक है। अब मैं इसको और इसको जमा करूंगा और इन सब को जमा करूंगा तो वो क्या होगा, वो आपका टोटल जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ने कैश कम कर दिया, इन्वेंट्री कम होगी और इधर से मेरे ये इक्विटी का पोर्शन है जिसे वो कैपिटल लिख रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ इसे इक्विटी कहते हैं। ये वो कह रहा है कि जी कैपिटल ये है, प्रॉफिट और डालेंगे, ये इक्विटी बन जाएगी और उसमें से ड्राइंग माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। आगे चलें, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज नाउ, अब वो कह रहा है ये इक्वेशन बन जाएगी। ये देखें, ये ड्राइंग उसने माइनस कर दी, ये यहाँ कम हो गया, ये इन्वेंट्री कम होगी और ये वो इक्वेशन आ गई जो मैंने अभी आपको बना के बताई है। मैंने ये चीज़ें भी इसके नीचे लिख दी थी,
वो इन चीज़ों को अलहदा लिख रहा है, फ़र्क तो कोई नहीं है। और आगे चलें, ये देखें लिंक्स बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये मैं पहले भी पीछे किसी जगह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखें एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट या लॉस निकलता है, ये तो अब हमें पता चल गया। अब पूरे साल का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो जो निकलेगा वो साल के आखिर में ओनर की इक्विटी में ऐड हो जाएगा अगर प्रॉफिट होगा, और अगर लॉस होगा तो इक्विटी से माइनस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉफिट या लॉस एक लिंक बनाता है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के दरमियान। पीछे जाएं जी ज़रा, ये देखिएगा ये प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट कहाँ से आया? ये कम्प्रीहेंसिव इनकम का प्रॉफिट है। हमारी कम्प्रीहेंसिव इनकम क्या थी? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ था ना, तो बेसिकली वो प्रॉफिट एक और स्टेटमेंट बनती है जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, उसमें कैलकुलेट होता है और वहां से जो प्रॉफिट होता है वो इधर ऐड हो जाता है। और अगर ये लॉस होता तो लॉस ने यहाँ पर क्या हो जाना था? लेस हो जाना था। तो बेसिकली ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है ये स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को आपस में लिंक कर देता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, हम हर बिजनेस इवेंट के बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बना सकते, क्योंकि बिजनेस के अंदर हजार इवेंट होते हैं रोज। तो अगर मैं इक्वेशनें बनाने लगूं तो ये तो पता नहीं मुझे को 1 किलोमीटर लंबा पेज इधर चाहिए होगा, 1 किलोमीटर लंबा लायबिलिटी साइड पर चाहिए होगा। तो हम एक अकाउंटिंग सिस्टम से क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस को जमा करते रहते हैं। साल के आखिर में एक स्टेटमेंट के जरिए इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके ये वाला प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं और उसे यहाँ ला के लिख देते हैं। और साल के आखिरी दिन मैं एसेट और लायबिलिटीज का एक सिस्टमेटिक तरीके से बैलेंस निकाल लेता हूँ। उन बैलेंसेस को हम इधर बाकी को इधर लिख देते हैं। प्रॉफिट वहां से आ गया, ये कैपिटल और ये ड्राइंग का और ये बैलेंस जो हैं ये हमारे रिकॉर्ड से आ गए। तो ये साल के आखिरी दिन ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाती है। दरअसल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन साल के आखिरी दिन की अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, जिसमें पूरे साल की इनकम और एक्सपेंसेस नेट होके इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट ऐड आ जाता है, और पूरे साल के एसेट प्लस माइनस होके जो आखिरी दिन थे वो एसेट साइड पर आ गए, और जो लायबिलिटीज थी वो प्लस माइनस होके लायबिलिटी साइड पर आ गई। तो दरअसल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या है, वो एक मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, ये जो आपकी अकाउंटिंग मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की ही एक मैथमेटिकल फॉर्म है। आगे चलें, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। However, कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस at a given point in time and is representation of the accounting equation. A statement of comprehensive income shows the profit or loss. However, there are links between the two financial statements. क्या link है जी? Profit in the statement of comprehensive income affects the statement of financial position by adding it to the owner's capital. यानी प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को अफेक्ट करता है, इसलिए इनकम स्टेटमेंट का लिंक है प्रॉफिट के थ्रू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। इसी तरह ड्राइंग आउट ऑफ द प्रॉफिट आर आल्सो अफेक्टेड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बाय रिड्यूसिंग ओनर, और ड्राइंग जो हैं वो भी बहरहाल अफेक्ट करती हैं किस चीज़ को? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को। जी नेक्स्ट, ये देखें यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब कहता है जी आपके पास अगर किसी भी दिन इनमें से कोई भी चीज़ मिस हो तो वो हम ये और लिखा हुआ है, ये इधर एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी या एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस। यार ये तो आप माशाल्लाह मैथ साहब ने पढ़ा होगा, मतलब जो एक इक्वेशन का रूल होता है कि अगर मैं इक्विटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो एसेट में से इसको लायबिलिटी को इधर लेके माइनस कर देंगे तो वो निकल आएगी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज यूजुअली कॉल्ड नेट एसेट, ये बात समझने वाली है। कहता है ये जो एसेट माइनस लायबिलिटी होती है इन्हें हम आमतौर पर नेट एसेट का मतलब होता है इक्विटी और नेट एसेट अल्टरनेटिव। मतलब नेट एसेट टर्म में डिफाइन करना है कि ओनर का कितना स्टेक है बिजनेस के अंदर, और इक्विटी जो है वो लायबिलिटी टर्म में डिफाइन करना है कि ओनर की कितनी लायबिलिटी है, बिजनेस के ऊपर ओनर की कितनी लायबिलिटी है। मूवमेंट्स इन इक्विटी आर कास्ड बाय, कहता है जी इक्विटी किन चीज़ों से प्लस माइनस होती है? प्रॉफिट से, ठीक है, लॉसेस डिडक्ट करने से, प्रॉफिट ऐड करने से, ठीक है, अच्छा देन ये ड्राइंग से, ये जो दो बातें हमने, और एक तीसरी बात क्या है वो ये है
कि अगर मैं कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो फिर भी क्या होगा, फिर भी कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ने का मतलब है इक्विटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो पिछली इक्वेशन पे जाओ जो हमने पहले, लास्ट इक्वेशन, पीछे जाओ, पीछे, नहीं नहीं, जो किताब वाली क्वेश्चन थी और पीछे, यस, यहाँ यहाँ ये देखें, अगर मैं कैपिटल और डाल देता हूँ यहाँ 10,000 रुपया ये, ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ गया 10,000 से और कैश भी 10,000 से बढ़ गया, इक्वेशन के दोनों तरफ 10,000 ऐड हुआ तो क्या हुआ, इक्वेशन तो टैली रही। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विटी को कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, नंबर 1 प्रॉफिट ऐड होता है, नंबर 2 लॉस, ठीक है, लेस होता है, नंबर 3 ड्राइंग लेस होती हैं, एंड नंबर 4 फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल, वो क्या होता है, वो ऐड होता है। चलो जी आगे, आगे ये देखें, ओपनिंग इक्विटी प्लस प्रॉफिट प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग इक्विटी। ठीक है, यही इक्वेशन है, ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें, मैथ आता है थोड़ा बहुत तो कोई मसला ही नहीं है। आगे चलेंगे, ये देखें, ये उसने बताया हुआ है कि ये कंपनी की ओपनिंग इक्विटी इतनी है, प्रॉफिट इतना है, ऐड कर दें, कैपिटल इतना इंट्रोड्यूस किया, ऐड कर दें, ड्राइंग इतनी हुई है, लेस कर दें, तो उसकी क्लोजिंग इक्विटी मैं निकाल सकता हूँ। ये अगर ना दिया हुआ हो या इनमें से कोई भी फैक्टर मिसिंग हो तो हम इक्वेशन के अंदर पुट करके वो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलें, ये देखें, आपने ये एग्जांपल घर से अटेम्प्ट करनी है, यहाँ पर एक मिसिंग फिगर है, ये आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, इस एग्जांपल को पढ़िएगा और अटेम्प्ट कीजिएगा, ये आपने कैलकुलेशन करनी है। आगे चलोगे, ये क्वेश्चन है बॉब वाला, ये आप लोगों ने क्या करना है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन विच रिजल्ट, ये आपने उसी तरह जैसे 1 2 3 4 5 ये 9 ट्रांजैक्शन है, हर एक की अकाउंटिंग इक्वेशन घर पर बनाकर प्रैक्टिस करनी है। आगे चलो जी, ये भी बी पार्ट है उसका, इसके अंदर भी शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये भी ये प्रैक्टिस है, वो मतलब ये टोटल 10-12 ट्रांजैक्शन है, एक सवाल ये है और एक सवाल ये है, इसकी आपने इक्वेशन बनानी है। आगे चलो, बस जी यहाँ तक रहेंगे। आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करके आने हैं, वो इलस्ट्रेशन जो है, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्राचा एंटरप्राइजेस वाला, ये कल इंशाल्लाह ताला मैं खुद अटैम्प्ट करूँगा। यहाँ इससे पीछे पीछे आपका सब थ्योरी भी और क्लियर होनी चाहिए। आगे जाओ ज़रा, आगे आगे, बस जी, उसके बाद ये सोल्यूशन शुरू हो गए हैं। कल मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है तो ये बैंड 10 वाला, ये इस तरह भी क्वेश्चन आता है, इसमें ये कल एक्सप्लेन करूँगा ये क्या है। और चलो आगे, हाँ ये भी वही है क्वेश्चन। आगे चलो, आगे चलो, ठीक हो गया, सोल्यूशन शुरू हो गया। इसका मतलब है कल प्रोबेबली हम इस चैप्टर को, कल फ्राइडे है तो कल इंशाल्लाह ताला मेरा टारगेट ये होता है वीकेंड पे मैं चैप्टर खत्म करूं ताकि 2 दिन आपको मिल जाएं और आप अच्छी तैयारी कर सकें। ओके जी, कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, आपने इससे पीछे पीछे क्लियर करके आना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना कल इंशाल्लाह ताला हम लोग इससे आगे चलेंगे। एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, अल्लाह मियां आपको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल, कल मिलेंगे इंशाल्लाह।